लीजिए इस कहानी का सबसे शर्मनाक और धमाकेदार सीन। यहाँ शेंग यू और उसकी माँ की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाने वाली है। अध्याय 51। यहाँ से दफा हो जाओ। पार्टी के उस शोर शराबे के बीच जियांग शिने के सवाल पर वह आदमी खामोश हो गया, लेकिन उसकी खामोशी चीख चीख कर सच कह रही थी कि अगर आज यहाँ शेंग यांग के मम्मी पापा शेंग यू और कांग वेइजेन आए होते तो डॉक्टर मिंग की उनसे बात करने के लिए खुद वक्त निकालते। इस रईस खानदान के घेरे में हर कोई जानता था कि शेंग परिवार का छोटा बेटा शेंग ताई सिर्फ एक आवारा किस्म का आदमी है, और इसीलिए उसकी पत्नी जियांग शिने की कोई खास इज्जत नहीं थी। मम्मी, शेंग यू ने दबी आवाज में अपनी माँ को पुकारा। उसका चेहरा उतर गया था। उसे बड़ा बुरा लग रहा था। क्या आज हम डॉक्टर मिंकी से नहीं मिल पाएंगे? हद है। मैं तो अपना सबसे महंगा और कीमती हार पहनकर आई हूं ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं। जियांग शिने अंदर ही अंदर जलभुन रही थी, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी निगाहें भीड़ के बीचों बीच खड़े उस शख्स पर टिकी थीं। जब भीड़ थोड़ी कम हुई, तब जाकर डॉक्टर मिंकी की पहली झलक मिली। बाप रे! वो टीवी से भी कहीं ज्यादा हैंडसम और रोबीले लग रहे थे। 30-32 साल की उम्र, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज जैसे कोई राजा खड़ा हो। उन्होंने बड़ी नज़ाकत से हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था, पर उनके माथे पर हल्की सी शिकन थी और होंठ सख्ती से बंद थे, मानो वो कह रहे हों कि मुझसे दूर ही रहना। जियांग शिने ने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो उनसे बात करके ही रहेगी। तभी एक वेट्रेस, परिचारिका, ट्रे लेकर वहां से गुजरी। जियांग शिने के दिमाग की बत्ती जली। उसने बिना सोचे समझे उस वेट्रेस के हाथ से ट्रे छीन ली। जहां बाकी रईस औरतें अपनी शानो शौकत दिखाने में लगी थीं, वहीं जियांग शिने अपने मकसद को पाने के लिए अपनी गरिमा तक दाव पर लगाने को तैयार थी। उसे बस नतीजे से मतलब था, चाहे उसके लिए उसे नौकरानी ही क्यों न बनना पड़े। मैम, अरे मैम, ये आप क्या कर रही है? प्लीज रुकिए। बेचारी वेट्रेस उसे रोकने की कोशिश करती रही, पर जियांग शिने ठहरी बड़े घर की बहू। वेट्रेस की हिम्मत नहीं हुई कि वो जबरदस्ती करे। शेंग यू अपनी माँ की ये हरकत देखकर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। मम्मी ये क्या कर रही है? लेकिन फिर वो तुरंत अपनी माँ के पीछे हो ली। उसने सोचा, बेइज्जती होगी तो मम्मी की होगी, मेरी थोड़े ही। पर अगर डॉक्टर मिंकी से जान पहचान हो गई तो जीत मेरी ही होगी। आसपास खड़ी औरतें ये तमाशा देखकर दंग रह गई थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मिसेज शेंग इतनी गिर जाएंगी। वो सब आपस में कानाफूसी करते हुए हंसने लगीं। उन्हें पता था कि डॉक्टर मिंग की कोई मामूली इंसान नहीं है जो ऐसी सस्ती चालों में फंस जाए। उस वक्त डॉक्टर मिंग की एक बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर से बात कर रहे थे, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। वो बुजुर्ग डॉक्टर मिंकी की कामयाबी देखकर मन ही मन आह भर रहे थे कि इतनी कम उम्र में इस लड़के ने वो मुकाम पा लिया जो दूसरों के लिए सपना है। तभी एक बहुत ही मीठी और बनावटी आवाज गूंजी, डॉक्टर मिंग। डॉक्टर मिंग ने पलट कर देखा। सामने जियांग शिने ट्रे थामे खड़ी थी और बगल में उसकी जवान बेटी शेंग यू। मिंकी की तेज और पारखी नजरों ने एक सेकंड में उसे ऊपर से नीचे तक नाप लिया। उन्होंने रूखे स्वर में पूछा, तुम कोई वेट्रेस तो नहीं हो, ना? जियांग शिने ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, आप सही कह रहे हैं। मैं दरअसल। इससे पहले कि माँ कुछ कह पाती, शेंग यू बीच में ही कूद पड़ी। उसने अपनी पलकें झुकाईं, अपने बालों की एक लट को बड़े ही नशीले अंदाज में कान के पीछे किया और अपनी सबसे प्यारी आवाज में बोली, नमस्ते डॉक्टर मिंग, मेरा नाम शेंग यू है। वो अपनी खूबसूरती का जादू चलाकर मिंकी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। जियांग शिने का मन किया कि अपनी इस बेवकूफ बेटी का सिर फोड़ दे। यह पागल लड़की डॉक्टर मिंकी जैसे तपेत पाए इंसान को कोई ऐरा गैरा समझ रही है। जो मर्द दुनिया देख चुका हो, वो क्या इन बचकानी हरकतों में फंसेगा? जियांग शिने तो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने मिंकी के बारे में पूरी छानबीन की थी कि उन्हें बिजनेस की बातें पसंद है, पर उसकी नासमझ बेटी उन्हें अपनी अदाओं से लुभाने की कोशिश कर रही थी। मिंकी जैसे इंसान के पास लड़कियों की कमी थोड़ी ही थी।
डॉक्टर मिंकी ने उन दोनों बिन बुलाए मेहमानों को कुछ पलों के लिए घूरा। उनके चेहरे पर घृणा के भाव आए और उन्होंने अचानक बर्फ की तरह ठंडी और कड़क आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, निकल जाओ यहां से, गेट आउट। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब अपमानित शेंग यू और उसकी मां पर थीं। क्या शेंग यू अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त कर पाएगी? और आखिर डॉक्टर मिंकी इतने गुस्से में क्यों थे? लीजिए, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जहां सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। यहां हैरानी और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का है। अध्याय 52, अचानक बदलाव। डॉक्टर मिंकी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यह कितना बड़ा मौका है या आसपास कितने रईस लोग खड़े हैं। वो वही करते थे जो उनका मन करता था और वही कहते थे जो उन्हें कहना होता था। किसी भी कायदे या पाबंदी की उन्हें फिक्र नहीं थी। जब मिंकी ने गेट आउट कहा तो शेंग यू का सिर झटके से ऊपर उठा। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? लेकिन मिंकी के शब्द निकलते ही उनके अंगरक्षकों ने कदम आगे बढ़ाए। इससे पहले कि जियांग शिने या शेंग यू कुछ समझ पाती, 2 तगड़े गार्ड्स ने उन्हें किसी सामान की तरह उठा लिया। उनके पैर हवा में झूल रहे थे। आसपास खड़े रईस लोग बड़े मजे से यह तमाशा देख रहे थे, जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। यान सिटी में शेंग परिवार भले ही नामी हो, पर राजधानी के दिग्गजों की नज़रों में उनकी हैसियत चींटियों से ज्यादा नहीं थी। हर कोई मन ही मन हंस रहा था कि मिंकी को मक्खन लगाने की इनकी ये घटिया चाल कितनी बुरी तरह फेल हुई। मिंकी मुड़े और वापस उस बुजुर्ग डॉक्टर से बात करने लगे, पर अचानक वो जैसे ठिठक गए। उनके दिमाग में कुछ कौन था? उन्होंने बुजुर्ग डॉक्टर से पूछा, उस लड़की ने अपना नाम क्या बताया था? शेंग यू, बुजुर्ग डॉक्टर ने जोर से कहा। डॉक्टर मिंग, क्या आपने यहाँ आने से पहले यान सिटी के शेंग परिवार के बारे में नहीं सुना? वो कोई नए रईस नहीं है, काफी मशहूर खानदान है यहाँ का। शेंग खानदान? मिंकी की आंखें हैरानी से फैल गईं। 1 मिनट रुको। जियांग शिने और शेंग यू को घसीटकर दरवाजे तक ले जाया जा चुका था, तभी मिंकी तेजी से उनकी तरफ लपके। उन्होंने शेंग यू को गौर से देखा और थोड़े संशय के साथ पूछा, तुम्हारा नाम शेंग यू है, ऐ ना? शेंग यू हक्की बक्की होकर उन्हें देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने हकलाते हुए कहा, जी हाँ, इन्हें छोड़ दो। मिंकी ने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया और फिर उन दोनों की तरफ देखकर बोले, तुम दोनों मेरे साथ अंदर आओ। वहां खड़े लोग दंग रह गए। उन्होंने सुना था कि डॉक्टर मिंकी मिजाज के थोड़े कच्चे हैं, पर वो इतने पलटू निकलेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। 1 सेकंड पहले उन्होंने बाहर निकाला था और अगले ही सेकंड खुद न्योता दे रहे थे। क्या यह लोगों को तरपाने का कोई नया तरीका था? जियांग शिने भी हैरान थी। उसने अपनी बेटी की तरफ शक भरी नजरों से देखा। उसे साफ लगा कि डॉक्टर मिंकी की दिलचस्पी उसकी बेटी में है। आखिर माजरा क्या था? शेंग यू ने कंधे उचका दिए कि उसे भी कुछ नहीं पता, पर अंदर ही अंदर वो 7वें आसमान पर थी। जब वे दोबारा बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुईं, तो नज़ारा बदल चुका था। अब उन्हें पहले से कहीं ज्यादा इज्जत मिल रही थी। उन्हें मिंकी के बिल्कुल सामने वाली टेबल पर बिठाया गया। जियांग शिने की जान में जान आई। उसने चुपके से टेबल के नीचे अपनी बेटी का हाथ दबाया। जो माँ अभी अपनी बेटी को कोसने वाली थी, अब उसे अपनी बेटी के साथ होने पर नाज हो रहा था। उसने झुककर फुसफुसाते हुए पूछा, तूने ऐसा क्या जादू कर दिया? शेंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं मम्मी, शायद यान सिटी आने से पहले ही उनकी नज़र मुझ पर रही होगी। उसका घमंड अब फिर से जाग चुका था। तभी उस बुजुर्ग डॉक्टर ने औपचारिक परिचय करवाया। डॉक्टर मिंग, ये शेंग परिवार के छोटे बेटे की पत्नी है और ये उनकी बेटी शेंग यू। मिंकी ने बस हाथ उठाकर इशारा किया कि उन्हें समझ आ गया है। मिंकी के चेहरे पर एक अजीब सा भारीपन था। वो एक दबंग और गुस्सैल इंसान थे जिन्हें हर चीज अपने कंट्रोल में पसंद थी। उन्होंने जियांग शिने को इतनी ठंडी नजरों से देखा कि वो बेचारी से हिम गई। मिंकी बोले, सीधे मुद्दे पर आओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उन्होंने अपनी लंबी उंगलियों को आपस में फंसाया, जैसे सब कुछ उनके काबू में हो। जियांग शिने ने संभलते हुए कहना शुरू किया,
डॉक्टर मिंग, शेंग कॉरपोरेशन एक बहुत पुरानी और भरोसेमंद कंपनी है। हमने अभी मेडिकल रिसर्च में कदम रखा है और हमें पूरा यकीन है कि मिंग की ने बीच में ही बात काट दी। फालतू की भूमिका मत बांधो, सीधे काम की बात करो। जियांग शिने को पहली बार किसी इतने बड़े रुतबे वाले इंसान से पाला पड़ा था। उसने पहले भी बिजनेस की बातें की थीं, पर वो छोटे मोटे सौदे थे, क्योंकि उसके ससुर दादा शेंग ने कभी उसे बड़े प्रोजेक्ट सौंपे ही नहीं थे। आज वो एक बहुत बड़े शिकारी के सामने बैठी थी। आखिर मिंग की ने शेंग यू का नाम सुनकर अपना इरादा क्यों बदला? क्या सच में वो शेंग यू को जानते हैं, या इसके पीछे शेंग यांग का कोई गहरा कनेक्शन है? अध्याय 53। आपदा में अवसर या एक छिपी हुई दुआ। बैंक्वेट हॉल के उस भारी माहौल में जियांग शिनी ने थूक निगला। मिंग की सीधी और बेबाक बातों ने उसे असहज कर दिया था, लेकिन मिंग की के चेहरे पर बढ़ती बेताबी देख उसने झिझक छोड़ी और सीधे मुद्दे पर आई। हम आपके साथ मिलकर काम कोऑपरेट करना चाहते हैं। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वहां खड़े लोगों के बीच सन्नाटा खिंच गया। सबको लगा कि जियांग शिने पागल हो गई है। यह उसकी कोरी कल्पना, विशफुल थिंकिंग के अलावा और कुछ नहीं था। जिस डॉक्टर मिंग की ने राजधानी की सबसे बड़ी और नामी कंपनियों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था, जियांग शिने को ऐसा क्यों लगा कि वो शेंग कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिला लेंगे? सन्नाटा इतना गहरा था कि जियांग शिने घबराने लगी। उसे लगा कि जो मौका उसे मिला था, कहीं वो उसके हाथ से फिसल न जाए। दूसरी तरफ शेंग यू अपनी ही दुनिया में मगन थी। उसे इस बात की खुशी थी कि मिंग की उन्हें इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। शेंग यू ने मन ही मन सोचा, शायद आपदा ही मेरे लिए अवसर बनकर आई है। माना कि स्कूल होस्टिंग के लिए मैं दूसरी पसंद, प्लान बी, थी, पर उसका क्या महत्व? वो तो बस एक मामूली सा रोल था। देखो, यहाँ डॉक्टर मिंग की मुझसे कितने खास तरीके से मिल रहे हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मिंग की स्थिर और शांत आवाज गूंजी, मैं इस पर विचार करूंगा। शेंग कॉरपोरेशन के कागजात और उनकी काबिलियत, क्रेडेंशियल्स जांचने के बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। जियांग शिने की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो आज सिर्फ इसलिए आई थी कि किसी तरह डॉक्टर मिंग से जान पहचान हो जाए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिंग की यह कहेंगे कि मैं विचार करूंगा। शेंग कॉरपोरेशन के कागजात में कोई कमी नहीं थी। इसका सीधा मतलब था कि मिंग की ने लगभग हाँ कह दी थी। चीजें इतनी तेजी से बदल रही थीं कि जियांग शिने को लगा जैसे वो बादलों पर चल रही हो। सब कुछ इतना आसान लग रहा था कि उसके मन में हल्का सा डर भी उठा, पर उस बेहिसाब खुशी ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसे लगा कि यह कामयाबी उसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह दिला देगी। उसने इसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया था। उसकी हमेशा शांत और कोमल रहने वाली आंखों में अब महत्वाकांक्षा की आग, फ्लेम्स ऑफ एम्बिशन, धधकने लगी थी। उधर शेंग यांग के घर का नजारा। जब शेंग यांग घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी माँ कांग वेईजेन फोन पर किसी से बात कर रही है। वे खुशी में झूमते हुए शेंग यांग को देखकर हाथ हिला रही थीं। वे फोन पर कह रही थीं, जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अद्भुत है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे मनाऊं? ओह, मुझे माफ कीजिएगा टीचर, पर मेरी बेटी अपने फैसले खुद लेती है। यहाँ तक कि हमारे घर के फैसलों में भी उसकी राय होती है। जब तक वो खुश है, हम उसके फैसले में दखल नहीं देंगे। नहीं, कोई पछतावा नहीं है। हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। फोन की दूसरी तरफ वही पीई टीचर थे। अब उन्हें समझ आया कि शेंग यांग ने मैदान पर क्यों कहा था कि उसे घर पर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वे ऐसी स्पोर्ट्स स्टार को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने शेंग परिवार का नंबर ढूंढ निकाला था। कांग वेइजे ने फोन रखा और लगभग फुदकते हुए हॉप्ड अपनी बेटी के पास आईं। उन्होंने बड़े रहस्यमयी अंदाज में पूछा, यांग यांग, क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ है? शेंग यांग ने गंभीरता से सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया, नहीं। कांग वेइजेन की आंखों की चमक थोड़ी कम हुई। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी को पूरी तरह खुलने में अभी और वक्त लगेगा, लेकिन अगले ही पल वे पीई
टीचर के फ़ोन के बारे में बड़े उत्साह से बताने लगीं और अपना छोटा सा दुख भूल गईं। उनकी यांग्यांग इतनी ऑसम कैसे थी? कांग वेइजेन खुद पढ़ाई में बहुत तेज थीं। उन्होंने जवानी में ही 2-2 मास्टर डिग्रियां ली थीं, लेकिन वो स्पोर्ट्स में बिल्कुल फिसड्डी थीं। और यहाँ उनकी बेटी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी उन्हें पीछे छोड़ रही थी। कांग वेइजेन की अपनी बेटी से कोई बड़ी मांग नहीं थी, वे बस उसे खुश और सुखी देखना चाहती थीं। इसीलिए अपनी बेटी की एक छोटी सी खूबी जानकर भी वे निहाल हो रही थीं। और यहाँ तो बात ही कुछ और थी। क्या मिंकी का शेंग कॉरपोरेशन के साथ जुड़ना शेंगयांग के लिए कोई नया मोड़ लाएगा? और क्या शेंग यू को पता चलेगा कि मिंकी की इस खास मेहरबानी के पीछे का असली राज क्या है? अध्याय 54 दबंग माँ। शेंग यांग के लिए खुशियों के अवसर बारिश के बाद उगने वाली कोपलों की तरफ फूट रहे थे। कांग वेइजेन, शेंग यांग की माँ, की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी बेटी की उपलब्धियों को देख-देख कर निहाल हो रही थीं। शेंग यांग ने बड़ी ही सादगी से कहा, ओह हाँ, मुझे याद है वो रेस। पर वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए यह वाकई मामूली था। उसने तो बस अपने नन्हे सेनापति ओये की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। कांग वेइजेन ने अपनी बेटी को देखा और मुस्कुरा दी। उनका दिल ममता से भर गया। उन्हें समझ आ गया कि यांग्यांग उनसे कुछ छुपा नहीं रही थी, बल्कि यांग्यांग को खुद ही लगता था कि यह कोई बताने लायक बड़ी बात नहीं है। तभी ऊपर की मंजिल से शेंग युक्सी, मझला भाई, अपने कमरे से बाहर निकला। उसने रेलिंग के पास खड़े होकर यह सब सुना और वापस अपने कमरे में भाग गया। उसने तुरंत वियना में मौजूद अपने बड़े भाई शेंग हानजिंग को मैसेज किया, भैया, पता है, बहन दौड़ने में भी उस्ताद है। आज उसके पीई टीचर का फ़ोन आया था। वो उसे नेशनल टीम में शामिल करना चाहते थे, पर उसने मना कर दिया। हमारी बहन कितनी कूल है ना? वियना में बैठे शेंग हानजिंग ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर यह मैसेज पढ़ा और उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। उनके बगल में बैठी एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली विदेशी महिला उन्हें बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। आमतौर पर उसे एशियाई पुरुषों में दिलचस्पी नहीं थी, पर हानजिंग से मिलने के बाद उसे लगा कि प्यार की कोई सरहद नहीं होती। हानजिंग ने बड़ी ही नज़ाकत और फराटेदार अंग्रेजी में उस महिला को मना किया, रिजेक्ट, और अपना पूरा ध्यान फिर से फ़ोन पर लगा दिया। वो अपनी इस लिजेंडरी छोटी बहन से मिलने के लिए अब और इंतज़ार नहीं कर सकते थे। अगला दिन, शेंग कॉरपोरेशन की इमारत। आज जियांग शिने, शेंग यू की माँ, का अवतार बिल्कुल बदला हुआ था। उसने एक प्रोफेशनल सूट पहना था और उसका मेकअप रोज़ाना के मुकाबले कहीं ज़्यादा अग्रेसिव और तीखा था। वह एक अलग ही इंसान लग रही थी। कंपनी की बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली। यह पहली बार नहीं था जब वह यहाँ आई थी, पर पहले वह सिर्फ शेंग ताई की पत्नी बनकर आती थी। उसे आज भी याद था जब वह बड़े चाव से बिजनेस प्रपोजल लेकर आई थी और उसे जलील करके घर वापस भेज दिया गया था। उसे हमेशा लगता था कि उसमें टैलेंट की कमी नहीं है। वह और कांग वेइजेन एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था और उसके मार्क्स भी कांग वेइजेन के बराबर ही थे। पर कमी थी तो बस स्टेटस की। लोग सिर्फ कांग वेइजेन के खानदान के रसूख की इज्जत करते थे। उसे लगता था कि पूरी कंपनी कांग वेइजेन से डरती है, इसलिए सच नहीं बोलती। पर आज बाजी पलटने वाली थी। उसके पास डॉक्टर मिंकी जैसा तुरुप का पत्ता था। मिसेज शेंग, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोका नहीं, बल्कि एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। जियांग शिने ने बुरा नहीं माना, वह मुस्कुराती रही। वह जानती थी कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपमान का जहर कैसे पिया जाता है। जब रिसेप्शनिस्ट उसे मीटिंग रूम की तरफ ले जा रही थी, तभी रास्ते में उसका सामना हुआ, कांग वेइजेन से। कांग वेइजेन ने लाल रंग का शोल्डर पैडेड प्राडा सूट पहना था, चेहरे पर सधा हुआ मेकअप और गहरे रंग की ग्लैमरस लिपस्टिक। उनके बंधे हुए घुंघराले बाल और उनके चलने का अंदाज साफ बता रहा था कि वह इस बिजनेस की क्वीन है। उनका असिस्टेंट बड़े सम्मान के साथ उनके पीछे फाइलें लेकर चल रहा था। घर पर कांग वेइजेन एक बेहद प्यारी और कोमल माँ थीं, जिनके लिए उनकी बेटी ही उनकी दुनिया थी।
पर शेंग कॉरपोरेशन की इस दहलीज पर कदम रखते ही वो एक वॉरियर योद्धा बन जाती थीं। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थीं और फैसले लेने का अंदाज बिल्कुल सटीक। यह उनका युद्ध क्षेत्र था और यहाँ वो किसी को भी खुद पर हावी होने नहीं देती थीं। अब जब ये दोनों देवरानी जेठानी आमने सामने हैं, तो क्या जियांग शिने का मिंग की वाला दाव कांग वेइजेंग के साम्राज्य को हिला पाएगा? अध्याय 55 छलनी से पानी भरना। वेइजेन, जियांग शिने ने एक बनावटी मुस्कान के साथ पुकारा। वह बाहर कदम रखते ही कांग वेइजेंग को भाभी कहना पसंद नहीं करती थी। आखिर वे यूनिवर्सिटी में रूममेट्स जो रही थीं, तो जियांग शिने को हमेशा लगता था कि वे दोनों बराबरी की है। ओह हाय! कांग वेइजेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अपनी ऊंची हील्स की खटखट आवाज के साथ वो आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने पलटकर जियांग शिने की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन उनके बगल में चल रहे असिस्टेंट ने जियांग शिने को ऐसी नजर से देखा जैसे पूछ रहा हो कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग शिने का मन कड़वाहट से भर गया। आखिर हम क्लासमेट्स रह चुके हैं, क्या इसे इतना घमंड दिखाने की जरूरत है? पर उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी और दोनों साथ साथ मीटिंग रूम की तरफ बढ़ीं। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर का माहौल गंभीर था। बोर्ड मेंबर्स कांग वेइजेन की मैनेजमेंट काबिलियत के कायल थे। आखिर पिछले 3 सालों में कांग वेइजेन और उनके पति शेंग यू ने कंपनी का मुनाफा दोगुना कर दिया था। कुछ लोग जलते जरूर थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जुबान खोल सके। मेडिकल सेक्टर में हमारा आने वाला लॉन्च इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यह हमारे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कांग वेइजेन अपनी बात कही रही थीं कि अचानक एक आवाज गूंजी, 1 मिनट रुकिए, सीईओ कांग। अचानक हुई इस टोकाटाकी से कांग वेइजेन ने अपनी दबंग नजरों से घूर कर देखा। उनकी उस एक नज़र में इतनी ताकत थी कि जियांग शिने एक पल के लिए वहीं जम गई और अपनी बात भूल गई। कांग वेइजेन ने मेज पर उंगलियां पटकते हुए बड़ी बेताबी से कहा, मिसेज जियांग, आप कंपनी की मेंबर नहीं है और आपका इस मौके पर यहाँ होना ही गलत है। ऊपर से आपने मुझे बीच में टोका है। कृपया बाहर जाइए। वेइजेन के शब्द किसी कोड़े की तरह थे। कमरे में मौजूद दर्जनों आंखें जियांग शिने को ताकने लगीं। उसे लगा जैसे वो अभी गिर जाएगी, पर उसने दांत भींचे और मुस्कुराते हुए कहा, सीईओ कांग, मैं भी शेंग परिवार का हिस्सा हूँ और आज मैं जो अच्छी खबर लाई हूँ वो पूरे परिवार के फायदे के लिए है। फिर मैं यहाँ क्यों न रुकूं? उसकी ये बात किसी शांत समंदर में गिरे छोटे से कंकड़ की तरह थी, जिसका कोई खास असर नहीं हुआ। सबको पता था कि शेंग ताई की पत्नी भले ही बाहर से सीधी दिखती है, पर उसके अंदर महत्वाकांक्षा का पहाड़ है। वह शेंग परिवार के बिजनेस में अपनी जगह बनाना चाहती थी। बोर्ड मेंबर्स को याद था कि कुछ साल पहले भी वो कुछ बिजनेस प्रपोजल लेकर आई थी, जो दिखने में तो बड़े चमकदार थे पर असल में कचरा थे। वो सब मंझे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने उसे तब भी भाव नहीं दिया था। वे सोच रहे थे कि आज ये क्या नया नाटक लेकर आई है। ठीक है, तो सुनाओ क्या अच्छी खबर है? कांग वेइजेन ने अपनी बाहें सिकोड़ लीं। उनका लाल प्राडा सूट किसी बैटल सूट, युद्ध की पोशाक जैसा लग रहा था। उनकी शक्ल शेंग यांग से काफी मिलती थी और 40 की उम्र पार करने के बाद भी वे बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली लग रही थीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर शेंग परिवार का फायदा है तो मुझे सुनने में कोई हर्ज नहीं। जियांग शिने को ताना महसूस हुआ, पर उसके होठों पर एक विजय मुस्कान आ गई। इस बार नज़ारा अलग होगा वेइजेन। उसने गहरी सांस ली और कहा, कल मेरी मुलाकात मिंग की से हुई। जैसे ही मिंग की का नाम आया, पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। मेंबर्स के चेहरे पर हैरानी देखकर जियांग शिने को बड़ा सुकून मिला। उसने आगे कहा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेडिकल की दुनिया में डॉक्टर मिंग की का क्या रुतबा है। उनके साथ हाथ मिलाना मतलब जीत की 100% गारंटी। क्या यह सच है? किसी मेंबर ने बेताबी से पूछा। कल की पार्टी में आपके भी कई जानने वाले होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। जियांग शिने ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं ऐसी गंभीर बात पर मजाक करने की हिम्मत नहीं करूंगी। क्या जियांग शिने का यह तुरुप का पत्ता कांग वेइजेन की गद्दी हिला पाएगा?
और क्या डॉक्टर मिंग की वाकई शेंग कॉरपोरेशन के साथ जुड़ने को तैयार होंगे? अध्याय 56। एक समर्पित माँ। मीटिंग रूम का माहौल अब जियांग शिने के पक्ष में झुकता दिख रहा था। बोर्ड के कुछ सदस्य, जो कांग वेईजेन के दबदबे से जलते थे, अब मौका पाकर झर उगलने लगे। एक सदस्य बोला, अगर यह सच है तो मिसेज जियांग ने शेंग कॉरपोरेशन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। दूसरा तुरंत सुर में सुर मिलाते हुए बोला, फिर तो मुझे लगता है कि इस नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिसेज जियांग को ही संभालनी चाहिए। कांग वेईजेन की असिस्टेंट अपनी बॉस की तरफ चिंता से देखने लगी। यह प्रोजेक्ट वेईजेन का पसंदीदा बच्चा था। उन्होंने दिन रात एक करके इसे खड़ा किया था। क्या अब डॉक्टर मिंकी के नाम पर वो अपनी मेहनत का फल किसी और की झोली में डाल देंगी? वेईजेन को बिजनेस की दुनिया में उनके शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्द गुस्सा होने वाले स्वभाव के लिए जाना जाता था। हर कोई संस्था में उनके फटने का इंतजार कर रहा था। पर सबको चौंकाते हुए कांग वेईजे ने सिर उठाया और शांत भाव से जियांग शिने को देखा। वे बोलीं, ठीक है, आखिर मिसेज जियांग भी शेंग परिवार की सदस्य ही है। आपकी मदद मिलेगी तो मुझे भी राहत रहेगी। असिस्टेंट के गले के नीचे ये बात नहीं उतरी। उसे लगा कि शायद यह तूफान से पहले वाली शांति है। क्या उसकी बॉस व्यंग्य, सार्काज़म कर रही है? पूरी मीटिंग के दौरान जियांग शिने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ प्रोजेक्ट पर चर्चा करती रही। कांग वेईजे ने एक बार भी अपना आपा नहीं खोया। वह बस बीच में बैठी सब कुछ बड़े ध्यान से सुनती रहीं। बेचारी असिस्टेंट का हाल ऐसा था जैसे वो किसी टाइम बम के पास बैठी हो। उसे लग रहा था कि वेईजेन किसी भी पल चिल्लाएंगी और फाइलों को हवा में उड़ा देंगी, पर मीटिंग खत्म हो गई और कुछ नहीं हुआ। जब भीड़ छंट गई और वे मीटिंग रूम से बाहर आईं, तो असिस्टेंट से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, मैम, ये सब क्या था? कांग वेईजे मुस्कुरा दी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अरे, इसमें क्या बुराई है? अगर कोई मेरे लिए इतनी मेहनत करने को तैयार है, तो मैं बस बैठकर पैसे आने का इंतजार क्यों न करूं? वैसे भी इस बहाने मुझे अपनी बेटी के साथ बिताने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त मिल जाएगा। वेईजेन ने शरारत से अपनी आंख मारी। असिस्टेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या उसकी ड्रैगन बॉस इतनी प्यारी और शांत हो सकती है? उसने मन ही मन सोचा, नहीं, ये नामुमकिन है। वो जरूर कोई बड़ा जाल बुन रही है अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए। और लिटिल झू, तुम्हें पता है? वेईजेन चहकते हुए बोली, कल मेरी बेटी के टीचर का फोन आया था। वो कह रहे थे कि मेरी यांगयांग एथलेटिक्स में जीनियस है। वो नेशनल टीम तक जा सकती है। ओह, सच में? असिस्टेंट हैरान थी। फिर वो पागलों की तरह खुद की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैम, आपने मुझे अभी क्या बुलाया? लिटिल झो। असिस्टेंट उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसे वेईजेन का यह नया रूप पसंद आया। अब वे एक ऐसी इंसान लग रही थीं जिनमें दिल और भावनाएं थीं। पहले की वेईजेन तो बस काम और तनाव में डूबी रहती थीं। अगर मुस्कुराती भी थी तो वो मुस्कान दिल से नहीं होती थी। स्कूल का नज़ारा। यह खबर स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल गई। अफवाहें उड़ने लगीं कि शेंग यू सच में राजधानी के मशहूर डॉक्टर मिंकी को जानती है। रातों रात शेंग यू चर्चा का विषय बन गई। हर कोई उसे रश्क भरी नजरों से देख रहा था। शेंग परिवार की लाडली, जिसका मिंकी जैसा बड़ा कनेक्शन हो। न सिर्फ क्लास 1, बल्कि क्लास 7 के बच्चे भी यही बातें कर रहे थे। कुछ लड़के तो शेंग यांग के पास पहुंच गए और पूछने लगे, गॉडेस, क्या शेंग यू आपके पापा के रुतबे की वजह से मिंकी को जानती है? आपके पापा तो शेंग परिवार के मुखिया है, तो आप भी मिंकी को जानती होंगी ना? शेंग यांग ने अभी मुंह खोला ही नहीं था कि फांग डुओ भड़क गई। वह अपनी सहेली के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और उन लड़कों को भगाते हुए बोली, मिंकी को जानने में क्या बड़ी बात है? चलो भागो यहाँ से। यांगयांग को इन छोटी मोटी बातों से परेशान मत करो। वो बिजी है, उसे पढ़ाई करनी है। क्या शेंग यांग वाकई मिंकी को जानती है? और क्या जियांग शिने की ये महत्वाकांक्षा
उसे ले डूबेगी या वो शेंग कॉरपोरेशन की नई मालकिन बन जाएगी। अध्याय 57। तुम मुझसे जलते हो। शेंग यांग ने फांग डुओ की तरफ एक गहरी नजर डाली। यांग की याददाश्त बहुत तेज थी। उसे अच्छी तरह याद था कि फांग डुओ डॉक्टर मिंकी की कितनी बड़ी दीवानी थी। फांग डुओ ने तो यहाँ तक कहा था कि जो कोई उसे मिंकी से मिलवा देगा वो उसके आगे नतमस्तक हो जाएगी। तो फिर अचानक यह बदलाव क्यों? जैसे ही वो लोग वहां से गए, शेंग यांग ने अपने गाल पर हाथ रखा और बड़े शांत भाव से फांग डुओ को देखते हुए पूछा, क्यों? अब तुम्हें मिंकी पसंद नहीं रहे क्या? फांग डुओ ने अपनी नाक सिकोड़ी और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा मेरे प्रिंस चार्मिंग रहेंगे, लेकिन मुझे शेंग यू पसंद नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और सच कहूँ तो मिंकी से कहीं ज्यादा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ, फांग डुओ के लिए शेंग यांग जैसी खूबसूरत और सच्ची सहेली से बढ़कर कोई नहीं था। शेंग यांग के दिल में एक ऐसी भावना जागी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, सच्ची दोस्ती का एहसास। उसने अपना फोन निकाला, सिर झुकाया और स्क्रीन पर धीरे से एक लाइन टाइप की, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैसेज भेजते ही तुरंत जवाब आया, बिल्कुल, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। उधर डॉक्टर मिंकी तो जैसे खुशी से पागल हो रहे थे। वो अपनी आराम कुर्सी रिक्लाइनर पर लेटे थे और जब भी वो सोचते कि उन्होंने शेंग यांग के लिए क्या किया है, उनकी हंसी छूट जाती। उन्हें पूरा यकीन था कि जब नन्ही शेंग यांग को पता चलेगा तो वो उनकी तारीफ जरूर करेगी। शेंग यांग ने रिप्लाई किया, ठीक है, आज रात मेरे स्कूल के गेट पर मिलना, पर जरा लो प्रोफाइल रहना, ज्यादा शोर शराबा मत करना। ठीक है। मिंकी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। नन्ही शेंग यांग ने बहुत समय बाद उनसे संपर्क किया था। यांग नहीं चाहती थी कि वो खुद उसके पास आए, क्योंकि मिंकी जहाँ जाते थे वहाँ हंगामा मच जाता था। मिंकी उन मैसेजेस को बार बार देख रहे थे और खुशी के मारे अपनी कुर्सी से कभी उठते तो कभी बैठते। फिर उनके दिमाग में एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं ये खुशी उस दूसरे इंसान के साथ बांटी जाए और उसे थोड़ा तरपाया जाए। फोन काफी देर तक बजता रहा, फिर एक भारी और चिड़चिड़ी आवाज आई, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं लॉस एंजिल्स में हूँ? कल रात देर तक जागा था और अभी मुश्किल से वोदका पीकर सोया हूँ। तो मैं क्या करूँ? मिंकी का हमेशा ठंडा रहने वाला चेहरा आज जीत की खुशी से चमक रहा था। उन्होंने आराम से पैर फैलाए और बोले, शेंग यांग का मैसेज आया है, वो मुझसे मिलना चाहती है। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद उस आदमी ने नाखुशी से पूछा, तो ये कि मान लो उसके दिल में सबसे खास जगह मेरी ही है। कौन सोच सकता था कि एक जादुई डॉक्टर और एक बिजनेस का बेताज बादशाह, स्टॉक मार्केट लेजेंड, एक छोटी सी लड़की के लिए छोटे बच्चों की तरह लड़ेंगे। मिंकी धीरे से बोले, पता है, मैंने उसके फोन में अपना कोर एक देखा था। यह साबित करता है कि मैं उसके लिए नंबर 1 हूँ। हाँ, सपने देखते रहो। उस आदमी ने चिढ़कर फोन काट दिया। मिंकी ने अपनी ठुड्डी सहलाई और काली स्क्रीन को देखते हुए खुद से बोले, तुम मुझसे जलते हो। फिर वो अपनी घड़ी देखते हुए रात की मुलाकात की तैयारी में जुट गए। इधर स्कूल में शेंग यांग भी अपनी तैयारी कर रही थी। उसने फांग डुओ से पूछा, क्या स्कूल के बाद तुम्हारे पास समय है? फांग डुओ की आंखें चमक उठीं। यांग, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमना चाहती हो? यह पहली बार था जब इतनी खूबसूरत लड़की ने उसे बाहर चलने को कहा था। फांग डुओ को लगा कि आज तो उसे सपने भी मीठे आएंगे, पर अचानक उसे कुछ याद आया। ओह, आज रात तो मेरी कोचिंग है, शायद मैं न आ पाऊं। शेंग यांग ने सिर हिलाया, ठीक है, फिर किसी और दिन चलेंगे। उसने फिर से अपना फोन उठा लिया। रुको। फांग डुओ के मन में भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ गणित की वो दर्दनाक कोचिंग थी और दूसरी तरफ उसकी प्यारी सहेली। चुनना बहुत मुश्किल था। क्या फांग डुओ कोचिंग छोड़कर अपनी गॉडेस के साथ जाएगी? और जब वो शेंग यांग को डॉक्टर मिंकी से मिलते देखेगी तो उसका क्या हाल होगा? अध्याय 58।
शेंग यांग का फैसला। काफी देर तक अपने मन में युद्ध लड़ने के बाद फांग डुओ ने आखिरकार अपना सिर उठाया और जोश में बोली, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। उसने अपनी प्यारी और खूबसूरत सहेली के लिए अपने प्राइवेट ट्यूटर, शिक्षक, को डंप करने का यानी क्लास छोड़ने का साहसी फैसला ले लिया था। शेंग यांग ने बस ठीक है कहा और अपना फोन वापस रख दिया। अभी स्कूल खत्म होने में थोड़ा वक्त बाकी था। तभी उनकी क्लास टीचर चेन लैन स्कूल सेलिब्रेशन उत्सव के बारे में चर्चा करने के लिए क्लास में आईं। इस बार का फंक्शन बहुत बड़े स्तर पर होने वाला था और हर स्टूडेंट को इसमें भाग लेना जरूरी था, चाहे वो अकेले परफॉर्म करें, इंडिविजुअल या ग्रुप में, कलेक्टिव। सबको पता था कि क्लास 1 का तुरुप का पत्ता फिर से शेंग यू और हान जिंगयू की जुगलबंदी ही होगी। वे हर साल की तरह कोई वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंटल, बजाएंगे जो पूरे स्कूल में सबसे पॉपुलर होता था। टीचर चेन लैन का इरादा क्लास 1 से मुकाबला करने का नहीं था, वो तो बस ये चाहती थीं कि उनके बच्चे कम से कम हिस्सा तो लें। मैं सैंड पेंटिंग, रेत की कला, करूंगी, फांग डुओ ने उत्साह से हाथ उठाकर कहा। शेंग यांग ने उसे हैरानी से देखा। फांग डुओ वैसे तो आलसी लड़की थी और अक्सर ग्रुप परफॉर्मेंस चुनती थी ताकि कम मेहनत करनी पड़े, पर इस बार उसने अकेले परफॉर्म करने का फैसला क्यों किया? फांग डुओ ने धीरे से शेंग यांग की आस्तीन खींची और इशारा किया कि वो भी वही चुने जो उसने चुना है। पर शेंग यांग ने उसके इशारे को नजरअंदाज कर दिया और बेरुखी से कहा, मैं ग्रुप शो, कलेक्टिव शो चुनती हूँ। सच में? टीचर चेन लैन तो जैसे खुशी से झूम उठीं। शेंग यांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे समझ नहीं आया कि टीचर इतनी खुश क्यों हो रही है। उसने तो बस एक ग्रुप शो ही तो चुना था। तभी फांग डुओ ने उसे खींचकर एक तरफ किया और फुसफुसाते हुए बोली, यांग यांग, तुम पागल हो गई हो क्या? हमारी क्लास टीचर का एक अजीब सा शौक है। वो हर साल ग्रुप शो में बच्चों को जानवरों के अजीबोगरीब कपड़े पहनाकर एक डार्क फेरी टेल, अंधेरी परीकथा दिखाती है। और क्योंकि हमारी क्लास के पास बजट नहीं है, वो जानवरों के कपड़े इतने घटिया और बदसूरत होते हैं कि बस लड़के ही उसमें हिस्सा लेते हैं। अगर तुमने ये चुना तो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न, नाइटमेयर, बन जाएगा। शेंग यांग की आंखों की पुतलियां सन रह गईं। ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो तुरंत पलटी और अपना इरादा बदलते हुए बोली, मैं अकेले, इंडिविजुअल ही परफॉर्म करूंगी। चेन लैन का चेहरा तुरंत उतर गया और वो दुखी दिखने लगीं। पर शेंग यांग टस से मस नहीं हुई। वो पत्थर दिल इंसान थी। एक बार जो फैसला ले लिया, उसे बदलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। ठीक है शेंग यांग, पर अभी कुछ दिन बाकी है। तुम चाहो तो फिर से सोच सकती हो। चेन लैन ने जाते जाते फिर से कोशिश की। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपना इरादा बदलूंगी, शेंग यांग ने सपाट लहजे में कहा और बेचारी टीचर उदास होकर चली गईं। उनके जाते ही फांग डुओ चाहकर बोली, यांग यांग, तो तुम क्या परफॉर्म करने वाली हो? उसे लगा था कि शेंग यांग ने ग्रुप शो इसलिए चुना था क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कोई टैलेंट नहीं था और वो झंझट से बचना चाहती थी। जब शेंग यांग चुप रही तो फांग डुओ उसे सलाह देने लगी, यांग यांग, तुम रूबिक्स क्यूब सुलझाने में माहिर हो। क्यों न तुम एक हाथ से उसे हल करके दिखाओ? पूरी ऑडियंस दंग रह जाएगी। नहीं, शेंग यांग ने बेरुखी से कहा। उसकी फितरत ऐसी थी कि जब वो कोई चीज सीख लेती थी और उसे अपनी जानकारी का हिस्सा बना लेती थी, तो वो उससे बोर हो जाती थी। उसे कुछ नया और चुनौतीपूर्ण चाहिए था। ठीक है, फांग डुओ ने हार मान ली। उसे पता था कि उसकी गॉडेस के पास जरूर कोई बड़ा प्लान होगा। वैसे भी स्टेज पर अपने सीने पर पत्थर तुड़वाना भी टीचर चेंग के उस जानवर वाले नाटक से तो बेहतर ही था। छुट्टी का वक्त। स्कूल खत्म होते ही फांग डुओ और शेंग यांग साथ बाहर निकलीं। फांग डुओ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। यांग यांग, हम कहाँ जा रहे हैं? शेंग यांग ने गेट के बाहर एक तरफ इशारा किया, वहां कोई खड़ा है। फांग डुओ को थोड़ा झटका लगा। उसे लगा था कि आज सिर्फ वो और यांग यांग साथ घूमेंगे। कौन खड़ा है गेट के बाहर? क्या ये डॉक्टर मिंग की है? और जब फांग डुओ अपने प्रिंस चार्मिंग
को शेंग यांग के सामने हाथ जोड़े खड़ा देखेगी तो उसकी क्या हालत होगी। अध्याय 59। बूढ़ा कहीं का। बड़ा अफसोस है, कोई और भी साथ आ रहा है। फांग डो मन ही मन उदास होकर सोच रही थी। उसे लगा था कि आज सिर्फ वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड यांग साथ वक्त बिताएंगे। तभी शेंग यांग ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, वैसे वो इंसान भी दिखने में काफी हैंडसम है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी पसंद के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठेगा। सच में? सच में। फांग डुओ की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा, ओह, तो क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, उसकी उम्र 30 के पार है। अरे, फिर तो वो बूढ़ा हुआ। फांग डुओ ने मुंह बनाया। उसे तो फिल्मों में भी 20 से 22 साल के चॉकलेट बॉयज पसंद थे, वो जो कानों में बाली पहनते हैं और जबरदस्त डांस करते हैं। ओ, ये हमेशा उसके इस टेस्ट का मजाक उड़ाता था। फांग डुओ के लिए 30 साल का मतलब था अंकल। उसे लगा कि वो चाहे कितना भी हैंडसम क्यों न हो, जवान लड़कों वाला जादू उसमें कहा होगा। किसे बूढ़ा कह रही हो? अचानक एक लंबा छरहरा आदमी काली सनग्लासेस पहने उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके माथे पर शिकन थी और चश्मे के पीछे से उसकी आंखें फांग डुओ को घूर रही थीं। ये लड़की है कौन? मेरी नन्ही शेंग यांग के सामने मेरे बारे में बुरा बोलने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? रंगे हाथों पकड़े जाने पर फांग डुओ ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। उसे वो आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगी, पर उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। चलो, ये आ गए, शेंग यांग ने कहा। और फिर वो बूढ़ा उन दोनों को एक शानदार काली बिजनेस कार के पास ले गया। मिंग की देश का कीमती रत्न थे, इसलिए सरकार ने उनके सफर के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। गाड़ी न सिर्फ बुलेट प्रूफ थी, बल्कि चारों तरफ बॉडीगार्ड्स का पहरा था। ये सब तामझाम देखकर फांग डुओ को कुछ गड़बड़ लगी। आखिर ये है कौन? इतनी सुरक्षा तो किसी बहुत बड़े वीआईपी की होती है। उसे शक होने लगा और उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। तभी गाड़ी के अंदर मिंकी ने अचानक अपना चश्मा उतारा और अपना सख्त चेहरा दिखाया। छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने बूढ़ा किसे कहा था? आ हे। एक गूंजती हुई चीख के बाद फांग डुओ वही जम गई, जैसे किसी टेप रिकॉर्डर में टेप फंस गया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और ऐसा लगा जैसे उसकी रूह ही शरीर से निकल गई हो। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मिंकी और बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स भी डर गए कि कहीं हमला तो नहीं हो गया। पर शेंग यांग, वो बड़े सुकून से बैठी ये तमाशा देख रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मिंग की। फांग डो गाड़ी की सीट पर ऐसे उछलने लगी जैसे उसके पैरों के नीचे आग लग गई हो। फिर उसने अपनी जांघ पर जोर से चिमटी काटी। आह, मैं सपना नहीं देख रही हूँ। मैं सचमुच मिंकी को अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। मिंकी ने ठंडी आह भरी और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। तो नन्ही शेंग यांग, तुमने मुझे यहाँ इस पागल लड़की से मिलवाने के लिए बुलाया था। ये मेरी सहेली है। ओह! जैसे ही मिंकी ने सुना कि वो यांग की दोस्त है, उनका सारा गुस्सा हवा हो गया। उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा जो अभी भी पागलों की तरह हंस रही थी। दोस्त की सहेली भी दोस्त, अब वो गुस्सा नहीं थे। फिर उन्होंने प्यार से शेंग यांग की तरफ देखा। उन्हें खुशी हुई कि उनकी इस शांत और अकेली रहने वाली बच्ची ने आखिरकार एक सहेली बना ली है। उन्हें फिक्र थी कि कहीं स्कूल में सब उसे अकेला न छोड़ दें। वो तो अपने भतीजे, जो उसी स्कूल में काफी पॉपुलर था, से कहने वाले थे कि यांग का ख्याल रखे, पर अब लग रहा था कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फांग डुओ धीरे धीरे होश में आई और उसने देखा कि मिंग की शेंग यांग को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई पिता अपनी बेटी को देखता है। यांग, उसने फुसफुसाते हुए शेंग यांग को हिलाया, तुम मिस्टर मिंग को कैसे जानती हो? ये एक लंबी कहानी है, शेंग यांग ने संक्षिप्त में कहा। अब वो फांग डुओ को कैसे समझाती कि इस शरीर में जागने के बाद उसके पास एक खास सिस्टम है जो उसे खतरे में पड़े दिग्गजों से मिलवाता है और उन्हें बचाने का मौका देता है। साधारण इंसान इस पर यकीन नहीं करता।
तभी मिंकी ने बात संभाली और बोले, मैं नन्ही शेंगयांग को अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। फांग डुओ की तो निकल पड़ी। उसकी बेस्ट फ्रेंड का फादर फिगर उसका क्रश है। अब आगे क्या होगा जब मिंकी शेंगयांग को उस खास तोहफे के बारे में बताएंगे। अध्याय 7। वो तो अफीम की तरह है। हिस। फांग डुओ की गर्दन झटके से पीछे की ओर मुड़ गई, मानो उसे बिजली का करंट लगा हो। शेंग यू कह रही थी कि वो मिस्टर मिंग को जानती है। इसमें क्या बड़ी बात थी। यहाँ तो मिस्टर मिंग खुद कह रहे थे कि वो यांग्यांग को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अगर स्कूल के बच्चों ने यह सुन लिया होता तो वे सब पत्थर की मूर्ति बन जाते, जैसे उन्होंने मेडुसा की आंखों में देख लिया हो। उसी समय मिंकी के फोन पर एक मैसेज आया। यह उनके भतीजे का था जो उसी यान सिटी हाई स्कूल में पढ़ता था। उसने पूछा था, चाचा, मुझे आपकी कार स्कूल के बाहर खड़ी दिखी, क्या आप यहाँ आए हैं? मिंकी ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी और ड्राइवर को आदेश दिया, जल्दी करो, यहाँ से गाड़ी भगाओ। फिर वे शेंगयांग और फांग डो की तरफ मुड़े और बोले, चलो, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। गाड़ी वहां से ऐसे फर्राटा भरते हुए निकली जैसे कोई पीछे पड़ा हो। मिंकी को बड़ी मुश्किल से यांग्यांग के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था। ऊपर से वो इस आफत की पुड़िया फांग डुओ को साथ ले आई थी। अब वे और किसी लड़के अपने भतीजे को वहां बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगला दिन स्कूल का नजारा। अगले दिन स्कूल में फांग डुओ की आंखें खरगोश की तरह लाल थीं और वो बार बार उबासियां ले रही थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो सदियों से सोई न हो। शेंग यांग ने उसे शक की निगाहों से देखा और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? यांग्यांग को लगा था कि मिंकी से मिलने के बाद फांग डुओ की मुराद पूरी हो गई होगी और वो बहुत खुश होगी, पर यहाँ तो वो पूरी तरह पस्त, लिस्टलेस दिख रही थी। यांग्यांग, यह सब तुम्हारी वजह से है। फांग डुओ ने अब भी पागलों की तरह मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल रात इतनी एक्साइटेड थी कि पूरी रात सो ही नहीं पाई। उसने एक ऐसे इंसान से मुलाकात की थी जिससे मिलना 7 जन्मों में मुमकिन नहीं था। न सिर्फ वो मिली, बल्कि उस इंसान ने उसे डिनर पर बुलाया। यह तो उसके हसीन सपनों से भी बढ़कर था। मुझे लगता है उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। लोग खामखां कहते हैं कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है। फांग डुओ बड़बड़ाई। उसके गोल चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और डिम्पल्स साफ दिख रहे थे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। शेंग यांग ने सहमति में सिर हिलाया। उसने कभी मिंकी को चिल्लाते या गुस्सा करते नहीं देखा था। लेकिन शेंग यांग रुकी। मैं सोच रही थी कि तुम्हें अक्सर उनसे मिलवाया करूं, पर उन्हें देखने के बाद तुम्हारी जो हालत हुई है, इतनी सुस्त और थकी हुई, मुझे लगता है अब तुम्हें उनसे न मिलवाना ही बेहतर होगा। क्या? फांग डुओ अपनी कुर्सी से ऐसे उछली जैसे उस पर कोई कांटा हो। पढ़ाई जरूरी है या मिंकी से मिलना? यांग्यांग, तुम मजाक कर रही हो ना? फांग डुओ ने रोने जैसी शक्ल बना ली। नहीं, मैं सीरियस हूँ। शेंग यांग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। यांग्यांग, मेरी अच्छी सहेली, वादा करती हूँ ऐसा फिर नहीं होगा। बस मुझे मिंकी से मिलने दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फांग डुओ गिड़गिड़ाने लगी, पर शेंग यांग टस से मस नहीं हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिंकी से मिलने के बाद फांग डुओ इतनी कमजोर क्यों पड़ गई है। क्या मिंकी कोई पोस्ता अफीम जिसे चखते ही इंसान सुध-बुध खो दे? नहीं, उसे फांग डुओ को इस लत से बचाना ही होगा। सुबह की पीटी मॉर्निंग एक्सरसाइजेस खत्म होने के बाद भी फांग डुओ मिन्नतें करती रही। तभी एक लड़की की व्यंग्य भरी आवाज आई। हाँ हाँ, कितनी मजेदार बात है। मैंने किसका नाम सुना? मिंग की। वह लड़की तंज कसते हुए बोली। फांग डुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम लेने की? कल तक तो तुम बड़ी डींगे हाँक रही थी कि मिंकी को जानने में क्या बड़ी बात है। उस लड़की के बगल में शेंग यू खड़ी थी। यह लड़की, जिसका नाम है युआन था, आजकल शेंग यू की नई चमची बन गई थी। हे युआन एक गरीब परिवार से थी और जब से शेंग यू और लूशू की दोस्ती टूटी थी, उसने शेंग यू के करीब आने का यह सुनहरा मौका लपक लिया था। यह तुम्हारे काम की बात नहीं है। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली?
फांग डुओ ने हे युआन को घास न डालते हुए अपनी आंखें घुमाईं। क्या शेंग यू और उसकी नई सहेली हे युआन मिलकर शेंग यांग और फांग डुओ के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेंगे? और क्या फांग डुओ को दोबारा मिंकी से मिलने का मौका मिलेगा?